तो ब्रदर्स जू जो होते हैं यहाँ पे सूरा को बुलाए होते हैं बात करने के लिए और बोल रहे होते हैं कि ब्रदर सूरा, तुम तो अमेजिंग हो। तुम यहाँ काफ़ी अच्छे से सोलो और डुअल टूर्नामेंट को जीत रहे हो। तभी सूरा बोलने लगता है कि मैं तो बस अच्छी कोशिश कर रहा हूँ अपनी बेस्ट देने की। मैं तो यहाँ पे एक अच्छी फ्यूचर भी चाहता हूँ। तभी ब्रदर जू बोलने थे कि देन तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट होने वाला है। चलो कैरेज में बैठ के हम बात करते हैं। तभी ब्रदर जू बोलने लगते कि ब्रदर सूरा, ये जो कंपटीशन चल रहा है इसमें तुम्हारा गोल क्या है। तभी सूरा बोलने लगता है कि ब्रदर जू, मैं तो अपना बस बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये बोलने के बाद ब्रदर जू सब बताने लगते हैं। बोल रहे थे कि ब्रदर सूरा तुम सुनो, जो क्वालिटी है ना यहाँ पे जो फाइनल है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलने वाला है। तभी सूरा बोलने लगता है कि ज़रा मुझे एनलाइटमेंट कीजिए। तभी वो बोलने थे कि 9th लेवल से गॉड लेवल में जाने के लिए सिग्निफिकेंट ऑफ क्वालिटी मतलब रिसोर्सेज चाहिए बहुत ज़्यादा। और ये रिसोर्सेज इतना अवेलेबल नहीं होता किसी भी रेस के पास। इसी वजह से जो आंसेस्ट्रल कोर्ट होता है ये इलाइट कंपटीशन रखता है। और इस इलाइट कंपटीशन में रिसोर्स की कोई कमी नहीं होती और रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है। यहाँ पे 9th लेवल से गॉड लेवल में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी वजह से ये जो कंपटीशन है इसमें अगर रिसोर्स तुम ऑब्टेन करते हो तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जहाँ पे लोगों के बारे में दिखाया जाता है और वो बोलने लगते हैं कि अगर तुम टॉप 16 में चले गए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिसोर्स मिलेंगे और तुम एम्पर के द्वारा वैल्यू भी किए जाओगे। और अगर कोई बंदा यहाँ पे टॉप 3 पे चला जाता है वो अपने रेस का पैट्रियट भी बन सकता है फ्यूचर में। और दूसरी तरफ एंसेस्ट्रल कोड इलाइट कंपटीशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एम्परर जो होता है वो अपने सक्सेसर को भी ढूंढता है और उसे बोलते हैं कि जो तुमने प्रीवियसली बैटल में एक्सपीरियंस किया था कोलोसियम में वो इतना ताकतवर नहीं था, मतलब उसमें फाइट और मैनकाइंड के लिए तुम यहाँ पे फाइट कर रहे थे। लेकिन अभी तुम एक नोबेल हो जो कि सेकेंड लेवल की और ब्लड लाइन रखता है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे एम्परर रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है जो कि फ्यूचर में केरी सिटी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। उसके बाद वो और बोलने लगते हैं कि अगर तुम यहाँ पे जीत जाते हो काफ़ी अच्छा होगा। सूरज सोचने लगता है कि जो मैंने सोचा था एम्परर रिकॉग्निशन और ये पाने के बाद जो पीकॉक डेमन क्लान है इसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तभी वो बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है और एम्परर की रिकॉग्निशन पाना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ। क्या एक ह्यूमन होने के बावजूद भी वो मुझे वैल्यू करेंगे, ऐसा सूरा पूछने लगता है। तभी बदरज़ू बोलने थे कि तुम अभी कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं रहे। अभी तुम बैटल में इलाइट कंपटीशन में काफ़ी सारे बंदे को हरा चुके हो, ऊपर से सनफ्लावर क्लान वाले बंदे को भी हरा चुके हो। और इसीलिए वजह से जो पार्टिसिपेंट है यहाँ पे ग्रुप स्टेज में एंसेस्ट्रल कोड इलाइट कंपटीशन में और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है ग्रेट डेमन किंग बनने के लिए। इसी वजह से एम्पर यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल रिगार्ड करेंगे और ये इम्पॉसिबल है कि तुम्हें सपोर्ट ना किया जाए। और सूरा को ये सब चीज़ें बता रहे होते हैं कि तुमने अपना पावर दिखा दिया है इसी वजह से तुम्हें सपोर्ट तो मिलना तय है। दूसरी तरफ सूरज सोच रहा होता है कि मिस्टर जू यहाँ पे जो बोल रहे हैं काफ़ी अच्छी बोल रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं फ्यूचर में मीगोंजी को ज़रूर हेल्प कर पाऊँगा। ये तो एक अच्छा आइडिया है। तभी सूरा बोलता है कि तब तो मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तभी ब्रदर जू बोलने थे कि सूरा, मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूँगा सोलो कंपटीशन को गिव अप कर दो और लिटिल प्रिंसेस के साथ जो डुअल टूर्नामेंट कर रहे हो उसमें फोकस करो। और वहाँ पे सूरा बोलता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको बिल्कुल हेल्प करूँगा उसके फ्यूचर के लिए आगे के लिए। तभी ब्रदर जू बोलने लगते हैं कि तुम्हारी जो टूर्नामेंट है इसे मैं देखने के बाद मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि प्रिंसेस भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है और यहाँ पे वो अगर एम्पर बनती है तो तुम यहाँ पे उसके सपोर्टिव एम्पर बन जाना। तभी ब्रदर सूरा बोलने लगते हैं कि ये तो मेरे लिए ऑनर होगा। सूरा वहाँ पे रुकता नहीं है, वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए यांग होली माउंटेन को चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद जो उसके अंदर कोर्स डिबोरिंग एसएस ब्रांड होता है वो अभी और भी जगह मतलब होता है खाली जिसमें यिंग और यांग एनर्जी को वो ऑब्जर्व कर सके। तभी सूरा यहाँ पे यिंग यांग एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है और ये अनस्टेबल होने लगता है जब 7th लेवल हो जाता है क्योंकि अभी तांगसन को भी इंग एनर्जी की ज़रूरत होता है। तभी तांगसन और इंग एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए चला जाता है
और काफ़ी देर के बाद सोचता है कि जो ये ब्रांड है डेफ़िनेटली एक सुपर लेवल ब्रांड बन रही है और यही मेरे फ्यूचर मतलब जो गॉड बनूँगा उसके लिए की बनेगा, क्योंकि ये जो ब्लू ब्लू सिल्वर एम्पर है बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट डे हो जाता है, तांगसन ब्रदर जू से 5 टिकट माँगता है अपने टीचर और 3 दोस्त और बिग कैट की पत्नी के लिए, क्योंकि दुबई जो है यहाँ पे वो जा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास हेवनली फॉक्स डीमन ब्लड लाइन है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसे मना कर रहा होता है। तभी तांगसन सब लोगों को बताने लगता है कि तुम लोग वहाँ तो जा तो रहे हो, अपनी ब्लड लाइन को शो मत करना कंपटीशन में। तभी दुबे हंसने लगता है, बोलने लगता है कि ये लोग वहाँ जा तो रहे हैं लेकिन अगर कुछ किए तो किक आउट किए जाएंगे। तभी यहाँ पे जो टाइम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर का जो बंदा होता है वो बोलने लगता है, दुबई हम लोग तो वहाँ पे जा रहे हैं, बेटर ही है कोई बंदा अगर नहीं जा पा रहा है उससे तो अच्छा है जो दुबे के दिल पे लगता है। दुबे बोलना था कि मैं क्या करूँ इसमें, हेवनली फॉक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद सूरा बोलना था कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं आता हूँ तुम्हें एक बढ़िया सा गिफ्ट दूंगा। तभी दुबे पूछता है कि कौन सा गिफ्ट देने वाले हो। सूरा बोलने लगता है कि टेंशन मत लो, तुम देख ही लेना तब जब तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद सूरा वहाँ पे कंपटीशन में स्क्वायर में आ गया होता है, टीचर और सारे लोग वहाँ पे बैटल के जो ग्राउंड होता है वहाँ पे बैठ गए होते हैं। मीगोंजी सामने से आ रही होती है जो उसको बताने लगती है कि ब्रदर सूरा, तुम्हारा जो अभी फाइट होने वाला है एक फर्स्ट क्लास ब्लड वाले बंदे से तुम्हारी फाइट होने वाली है। तुम यहाँ पे जो फ्यूचर में जो दो बंदों के साथ हम लोग फाइट करेंगे वो डेफिनेटली वीक है, लेकिन ये जो बंदा है ये भीमत क्लान का बंदा है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी सूरा बोलने लगता है कि मेरा लक ही बहुत बेकार है और मैं होप करता हूँ नेक्स्ट मैच में हमारा ओपोनेंट इतना ताकतवर ना हो। और मेगोंजी भी यहाँ पे हंस रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मेगोंजी बोल लगती है कि तुम अपना बेस्ट देना और 16 टॉप 16 में जाने की कोशिश करना। तभी ब्रदर सूरा बोलने लगता है कि बिल्कुल हम टॉप 16 में जाएंगे और मैं तुम्हारे लिए जो भी दुश्मन है यहाँ पे मैं उसे क्लियर कर दूंगा। जैसे ये बोलता है बिग कैट बोलने लगता है कि क्या उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। तभी तांगसन बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम उसमें नहीं हो। और बोलने लगता है कि अगर मैं तुम दोनों में से किसी टॉप 16 में जाने के बाद तुम दोनों में से किसी से भी मैं देख मतलब फाइट करने जाता हूँ तो मैं गिव अप कर दूंगा। बिग कैट बोलता है तुम कितने अच्छे हो। तभी तांगसन बोलने लगता है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ डुअल कंपटीशन फाइट नहीं किया इसी वजह से मैं ऐसा करूँगा। और ये लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं तभी भीमत क्लान का जो बंदा होता है वो स्टेज पे आ गया होता है, तांगसन भी वहाँ पे चला गया होता है। तभी अनाउंसर जो होता है वहाँ पे बोलने लगता है कि मैच स्टार्ट किया जाए। और फिर भी तांगसन यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये जो अपीयरेंस लाइक है इसका ह्यूमन लाइक है और फर्स्ट क्लास वाला बंदा है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी जैसे मैच स्टार्ट होती है भीमत क्लान का बंदा अपने ब्लड लाइन को एक्टिव करता है। तांगसन उसे देख के बोलता है कि इसकी क्या ही पावर है, सराउंडिंग जो स्पेस है यहाँ पे क्रैक हो रही है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी हमें दिखाया जाता है तांगसन उसको देखने के साथ ये सोच रहा होता है कि ये बंदा कौन हो सकता है। तभी उसको दिमाग में आता है भीमक क्लान का जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो 4th रैंक के डेमन एम्पर के वंशज है। दूसरी तरफ क्रिस्टल डेमन एम्पर और हेवेनली फॉक्स डेमन एम्पर और लास्ट में आते हैं हेवेनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर, उसके बाद लास्टली इटरनल ब्लनिंग हेवन इमोर्टल ग्रेट एम्परर आते हैं, जो कि ये तीनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और भीमत क्लान वाला बंदा भी पावरफुल होता है। इनके बारे में सोचने के साथ तांगसन अपने हाथ में हथौड़ा ले आता है। भीमत क्लान का बंदा उसकी तरह आगे बढ़ गया होता है उसे अटैक करने के लिए। अपनी पूरी ताकत से वो तांगसन को अपनी एक फोर्स से अटैक करता है और इस तरह के अटैक को देख के तांगसन थोड़ा चौकन्ना हो जाता है और अपने टेलीपोर्ट को यूज करता है, अपने हाथ में अपना हथौड़ा पकड़ के टेलीपोर्टेशन यूज करता है और वहाँ से हट जाता है और भीमत क्लान की तरह अपना हथौड़ा को अपने ग्रास के साथ बांध के फेंकता है और भीमत क्लान उससे बचने के लिए उसे स्लैश अटैक करता है और उसका जो हथौड़ा होता है उसके साइड से गुजर जाता है। तभी तांगसन बोलने लगता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है भीमत क्लान के बंदे के अटैक से भी उसका ग्रास नहीं कटता, लेकिन तांगसन सोच रहा होता है ये गाय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और मैं इसे हेड ऑन फाइट तो नहीं कर सकता, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तांगसन यहाँ पे बोलता है कि मुझे एक वे तो ज़रूर ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो अपनी विंग को गोल्डन विंग रॉक को ट्रांसफॉर्मेशन को निकालता है
जो कि इस लड़की का होता है, इसलिए वो सोच रही होती है। दूसरी तरफ लाइगर ब्लड लाइन को यूज करता है, गोल्डन विग रॉक एंड लाइगर ट्रांसफॉर्मेशन को दोनों को यूज करने लगता है। भीमत क्लान का बंदा बोल लेता है कि क्या ये ह्यूमन दो तरह की ब्लड लाइन को रखता है। दूसरी तरफ वो सोच रहा होता है, तभी तांगसान तेजी से ऊपर जाता है। तेजी से ऊपर जाने के बाद वो भीमत क्लान बंदे को अटैक करने चला जाता है और भीमत क्लान के बंदा उससे अटैक को देख के उसकी तरफ 3 अटैक करता है। तांगसन उसके अटैक से बचते हुए उसके दिल को पाम अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पे भीमत क्लान का बंदा बोल रहा होता है कि इस पाम अटैक से मुझे बचना है किसी भी हालत में। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इस वजह से वो ब्लड थर्स्टी स्टेट अपना शील्ड एक्टिवेट करता है, जिस वजह से तांगसन पीछे चला जाता है। बोलने लगता है कि कितना खतरनाक डिफेंस स्किल है। दूसरी तरफ तांगसन यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और एक चांस ढूंढ रहा हूँ उसे अटैक करने के लिए। उसको अपने विंग से उसे अटैक कर रहा होता है उसके शील्ड के ऊपर। जो भी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि क्या फास्ट स्पीड है इसका, क्या एक ह्यूमन इतना पावरफुल बन सकता है। दूसरी तरफ भीमत क्लान का बंदा बोल रहा होता है कि मैं तो ऐसा करता रहूँगा तो मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो सेकंड ब्लड थर्स्टी को एक्टिवेट करता है। जैसे वो सेकंड ब्लड थर्स्टी को एक्टिवेट करता है, वो तांगसन की तरफ अटैक भी करता है। इसी वजह से तांगसन उस अटैक से बचते हुए अपने पाम अटैक को भीमत क्लान के बंदे के दिल पे अटैक करता है, जिस वजह से उसके दिल के अटैक को जैसे होता है भीमत क्लान का बंदा वहाँ नीचे गिर जाता है। उसके अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और हमें दिखाया जाता है इस वजह से वो नीचे गिर गया होता है और भीमत क्लान का बंदा हार जाता है। लोग बोल रहे होते हैं कि ये इस गाय ने भीमत क्लान के बंदे को भी हरा दिया, क्या एक ह्यूमन इतना पावरफुल हो सकता है, ये ह्यूमन फिर से जीत गया। और ऐसे सब लोग बातें कर रहे होते हैं और तांगसन जा रहा होता है अपनी इंजरी को छुपाते हुए। और इसी वजह से मी गॉन्जी का जब फादर होता है बोलने लगता है कि मेरे साथ आओ। तांगसन भी बोलता है ठीक है।